Hello friends, welcome to my channel Dr. M Files. Today I am going to start a series of lecture in which you will be learning how to read medical reports and how to make diagnosis accordingly. So today the report which I am going to discuss is LFT, that is liver function test. अब liver function test में लीवर के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लीवर के तो वैसे कई फंक्शंस होते हैं विच इज़ सिंथेटिक फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन, पर हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंथेटिक फंक्शन एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एलएफटी में इन्हीं दो फंक्शंस का रिफ्लेक्शंस आता है। अब बात रही मेटाबॉलिक फंक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शंस की और अदर फंक्शंस की, तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में। सो अगर हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक फंक्शंस की, सो सिंथेटिक फंक्शन जो लीवर का है उसमें हम प्रिसाइसली बात करेंगे टोटल प्रोटीन की। अब टोटल प्रोटीन जो है वो कंसिस्ट ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, और हम लोग इसमें देखेंगे कि एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन की क्या वैल्यूज़ हैं और हम लोग देखेंगे कि एजी रेशियो की क्या वैल्यू है। अब हमारा अगर एल्बुमिन वैल्यू का जो रेंज है, नॉर्मल रेंज होता है 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर एंड ग्लोबुलिन का होता है 2.5 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अब हमने रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट में हमारा क्या है कि टोटल प्रोटीन जो है का रेंज जो है डिरेंज्ड है, मतलब इसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं है, एबनॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद हमने देखा कि एल्बुमिन की वैल्यू या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। उसी तरह से ग्लोबुलिन की वैल्यू भी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है और एजी रेशियो भी डिस्टर्ब है। तो हम ये सोचेंगे कि एल्बुमिन जो है और ग्लोबुलिन जो है वो मैन्युफैक्चर या सिंथेसिस लीवर करता है और लीवर का ये वन ऑफ द मेजर फंक्शन है। इसका मतलब अगर उसमें कोई वैल्यू में डिस्टर्बेंस आ रही है, उसकी वैल्यू डिरेंज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि लीवर का जो फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है और लीवर में कोई पैथोलॉजी है। और हम ये सोचेंगे कि कौन सी पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजी हमेशा वो होगी जिसमें लीवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, लीवर के सेल्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। और वो क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है अल्कोहल लीवर डिजीज़ हो सकती है जिसमें कि लीवर का हमें फंक्शन पैथोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकता है। हमारा हेपेटिक कार्सिनोमा हो सकता है, हमारा हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है, हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकता है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से डेवलप होता है। और आप बताइए और क्या क्या हो सकता है? हमारा एक मेजर जो डिजीज़ हमने मिस कर रहे हैं वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है सिरोसिस। ठीक है। सो ये सब डिजीज़ अगर जैसे ही हमने देखा कि हमारा टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन एजी रेशियो सारा डिरेंज है या उनमें से कोई पैरामीटर भी डिरेंज है, तो हमारी सबसे पहले जो हम डायग्नोसिस सोचेंगे वो क्या सोचेंगे? लीवर की पैथोलॉजी हो रही है, लीवर अपने आप में डिस्टर्ब हो रहा है, लीवर अपने आप में फंक्शनली नॉट कैपेबल। और वो कब होगा? जब ये सारी डिजीज़ आपकी हो सकती है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि लीवर का सिंथेटिक फंक्शन क्या क्या रिफ्लेक्ट होगा एलएफटीज में। अब हमारे पास दूसरा कौन सा है? दैट इज एक्सक्रीटरी फंक्शंस। सो लीवर के जो एक्सक्रीटरी फंक्शंस हैं उनमें टोटल बिलिरुबिन आता है और एएसटी, एएलटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड जीजीटी। सो जो बिलिरुबिन है, और प्रिसाइसली मैं बोलूँगा टोटल बिलिरुबिन जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन का कॉम्बिनेशन है। So it is actually a catabolic product of heme, and precisely indirect bilirubin is the first product of heme catabolism. तो हमारा जितना ज़्यादा बदन में या ब्लड में या बॉडी में हीमोलाइसिस होगा उतना ज़्यादा हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनेगा। अब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन
डायरेक्ट बिलिरुबिन में कैसे कन्वर्ट होता है? वो होता है ग्लूकुरोनिक एसिड से। सो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लीवर में पहुंचता है। लीवर में हमारे पास जो एंजाइम होता है ग्लूकोनिक एसिड, वो क्या करता है? अटैच होकर डायरेक्ट बिलिरुबिन बना देता है। ये पूरा प्रोसेस जो है हम लोग ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कंसर्न है हमारे LFTs से। सो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को हम लोग और क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को हम लोग अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं इनसॉल्युबल बिलिरुबिन। अच्छा, बॉडी जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को डायरेक्ट में इसलिए कन्वर्ट करता है कि उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाना होता है, और जब तक बिलिरुबिन सॉल्युबल फॉर्म में नहीं आएगा वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। सो इनडायरेक्ट को हम लोग डायरेक्ट में लाते हैं लीवर में, और लीवर उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद एक्सक्रीट करता है बॉडी से, एंड दैट अगेन अ डिटेल प्रोसेस विच विल डिस्कस इन ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। अब दूसरा क्या है? AST, ALT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा GGT, these are the enzymes released in the liver, from the liver. So AST, ALT क्या है? It is actually the reflection, AST, ALT is the reflection of liver pathology. So हर ऑर्गन का, बॉडी के ऑर्गन में एक क्राई लैंग्वेज होती है। जैसे आपने देखा होगा कार्डियक मार्कर्स जो है क्राई लैंग्वेज ऑफ हार्ट। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पैथोलॉजी होती है, तो कार्डियक मार्कर्स रेज होते हैं। उसी तरह से AST, ALT जो हेपेटोसाइट्स के एंजाइम्स हैं, वो रेज होना या उनका बढ़ना डिपेंड करता है लीवर के पैथोलॉजी पे। अगर AST और ALT बढ़ा हुआ है, इट्स ए डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दैट के हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी है। ALP और गामा GT, actually this is a enzyme which is a sign of obstruction in biliary canaliculum। और ये जो एंजाइम रिलीज होते हैं ये कोलिंजोसाइट से या biliary canaliculum के सेल्स से रिलीज होते हैं। तो ये जो ALP है, ALP जो एंजाइम है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी बढ़ता है। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? वो कंडीशन हो सकती हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है? 3 to 4 टाइम्स ALP बढ़ता है। तो अगर हम रिपोर्ट्स में ALP बढ़ा हुआ देखेंगे तो हमें ज़रूर पता करना होगा हिस्ट्री से कि पेशेंट फीमेल है और प्रेग्नेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेग्नेंट है और बढ़ा हुआ है ALP, इसका मतलब कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बढ़ा हुआ है। दूसरे कुछ ड्रग्स हैं जो ALP बढ़ा सकती हैं, और ग्रोइंग चिल्ड्रन में भी ALP बढ़ता है बिकॉज इट इज़ द एंजाइम विच इज रिलीज फ्रॉम द ओस्टियोब्लास्ट। तो अगर जितना ज़्यादा ओस्टियोब्लास्टोसिस होगा ग्रोइंग चिल्ड्रन में, उतना ज़्यादा ALP बढ़ता है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ALP बढ़ती किस में? एक प्रेगनेंसी में, कुछ ड्रग्स में, और एक ग्रोइंग किड्स में। दूसरा गामा GGT। गामा GT जो है, गामा GT हमेशा पैथोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन का साइन है, लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में गामा GT बढ़ता है। वो क्या हो सकती हैं? वो होंगी अल्कोहल इंजेक्शन, इसमें गामा GT बढ़ेगा। और गामा GT किस कंडीशन में बढ़ेगा? गामा GT बढ़ेगा कुछ ड्रग्स के इंजेक्शन में, जैसे फेनेटोइन हुआ, बार्बिचुरेट्स हुआ। तो जब भी आप अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा GT देखेंगे तो हिस्ट्री लेने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये फिजियोलॉजिकल इंक्रीज़ है या पैथोलॉजिकल इंक्रीज़ है। अब ये जो एक्सक्रीटरी फंक्शंस हैं लीवर के, ये ज़्यादातर फंक्शंस हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट में अगर डिरेंज्ड पाएंगे तो ये एक कंडीशन लेके आता है जॉन्डिस में। सो जॉन्डिस जो एक कंडीशन है, डिजीज़ है, इसमें एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द लीवर डिस्टर्ब होता है। और ज़्यादातर डॉक्टर्स जो LFT कराते हैं वो एक्चुअली जॉन्डिस को ही फाइंड आउट करने के लिए कराते हैं। और जॉन्डिस 3 तरह के हो सकती है। एक तो आपके हो गया प्री हेपेटिक,
एक हो गया हेपेटिक जॉन्डिस, एंड दूसरा जो हो गया तीसरा पोस्ट हेपेटिक। सो अब हम लोग जॉन्डिस जो है विच इज प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस को डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि टोटल बिलिरुबिन का वैल्यू, एएसटी का वैल्यू, एएलटी का वैल्यू, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का वैल्यू, गामा जीटी का वैल्यू किस तरह से बढ़ रहा है, घट रहा है, कौन सी पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आ रहा है। तो हम लोग प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहेंगे, हेपेटिक जॉन्डिस कहेंगे और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस कहेंगे। सो जॉन्डिस जो है तीन तरह के होते हैं, दैट इज प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक। सो एक्चुअली वन मोर टाइप हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल और न्यूनेटल जॉन्डिस। तो हमने जैसे डिस्कस किया था पहले कि प्री हेपेटिक का मतलब क्या हुआ। प्री हेपेटिक का मतलब ये हुआ लीवर से पहले। सो लीवर से पहले जो भी काम हो रहा है वो हम लोग प्री हेपेटिक कहेंगे। सो ब्लड अभी लीवर तक पहुंचा नहीं है, लीवर से पहले काम हो रहा है, लीवर का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अभी हम लोग वैसा जॉन्डिस जो बिना लीवर के इन्वॉल्वमेंट के हो, उसको हम लोग प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा था कि बिलिरुबिन कैसे बनता है, कैटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ हीम। तो जितना ज़्यादा हीम का प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, और प्रिसाइसली मैंने आपसे बताया था इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीवर से पहले ब्लड में जो भी काम हो रहा है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन उससे बढ़ रहा है, तो वो प्री हेपेटिक में आएगा। तो प्री हेपेटिक में जो बिलिरुबिन बढ़ता है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज करता है वो बिकॉज ऑफ द हीमोलाइसिस। कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें हीमोलाइसिस हो रहा है ब्लड में और उससे हीम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नेचुरली कैटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ हीम इस बिलिरुबिन, उसका भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होगा, टोटल बिलिरुबिन तो नेचुरली इंक्रीज करेगा, काफ़ी इंक्रीज करेगा, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन चूँकि यह प्रोडक्शन ही हीमोलाइसिस की वजह से हो रहा है और हीम का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है। लीवर का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभी तक ब्लड लीवर तक पहुंचा नहीं है, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है नॉर्मल होगा या थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन ज़्यादा है, तो नेचुरली लीवर पे लोड ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा कंजुगेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन थोड़ा सा इंक्रीज करेगा या नॉर्मल रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन काफ़ी बड़ा होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि एएसटी और एएलटी जो है ये लीवर का हेल्थ है, लीवर की हेल्थ का जो रिफ्लेक्शन है वो एएलटी एएसटी बताता है। तो मैंने आपसे बताया कि ये लीवर से पहले है, लीवर में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसका मतलब लीवर इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये जो भी पैथोलॉजी है वो ब्लड में है, वो उस वजह से है कि हीमोलाइसिस के वजह से। तो लीवर का इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, लीवर इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। तो जो एएसटी है और एएलटी नॉर्मल होगा, ठीक है। और जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है और जीजीटी, इट्स ए साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स ए पैरामीटर विच रिफ्लेक्ट्स द ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कोई भी लीवर तक बात ही नहीं पहुँच रही है, तो इसका मतलब ये भी नॉर्मल होगा। अब आपके सामने एक ब्लड रिपोर्ट है, उस ब्लड रिपोर्ट में जो टोटल बिलिरुबिन है उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 8 है, 8.0 mg/dl, ठीक है। और आपके इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आ रहा है 7.0 mg/dl, आपके डायरेक्ट बिलिरुबिन आ रहा है 1.0 mg/dl, और एएसटी एएलटी जो है दोनों का 20 और 23 जो है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, एंड इसका भी IU पर लीटर आ रहा है।
इसका ALP आप मान लो कि नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि टोटल बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया ब्लड में, और डायरेक्ट बिलिरुबिन क्लोज टू नॉर्मल है, दैट मीन्स इसमें लीवर का कोई रोल नहीं है। तो आप सोचोगे कि ये ज़रूर प्री हेपेटिक है, लीवर का इसमें कोई रोल नहीं है, लीवर इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। तो आप सोचोगे कौन सी डायग्नोसिस हो सकती है, जो ब्लड के वजह से हो, ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ने से हो और ब्लड में हीमोलाइसिस के वजह से हो। तो वो क्या हो सकती है, वो कई बीमारियां हैं, आपको पता है G6PD डिफिशिएंसी में आपको पता है कि अगर कोई ड्रग हमने G6PD डिफिशिएंसी में ले लिया और वो रिएक्ट कर गई तो हीमोलाइसिस हो जाता है। बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गई, ठीक है। उसके बाद और भी कोई रीज़न हुआ हीमोलाइसिस का, फॉर एग्जांपल मलेरिया, ठीक है, मलेरिया आपका हो गया। या कोई और रीज़न जिसके वजह से ब्लड में हीमोलाइसिस हो गई, उसके वजह से क्या हो गया, हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो गई, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री हेपेटिक जॉन्डिस। जो भी हीमोलाइसिस होगा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस होगी, ब्लड में हीमोलाइसिस की वजह से, हीम का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, बिलिरुबिन के इनडायरेक्ट प्रिसाइसली बढ़ने की वजह से जो जॉन्डिस होगी वो प्री हेपेटिक जॉन्डिस होगी। तो उसमें लीवर इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। तो लीवर के जो इंजाइम्स हैं, ये जो लीवर के इंजाइम्स हैं, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल होंगे। और बिलिरुबिन में भी आपके डायरेक्ट बिलिरुबिन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लीवर हेल्थ, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड कम्बिनेशन जो करता है लीवर के अंदर में, वो अगर एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो डायरेक्ट बिलिरुबिन भी नॉर्मल रेंज में होगा, और इनडायरेक्ट बढ़ेगा और टोटल नेचुरली बढ़ेगा, बिकॉज इनडायरेक्ट बढ़ेगा तो टोटल बढ़ेगा। अब हम आते हैं हेपेटिक जॉन्डिस में। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि द जॉन्डिस विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डिसफंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर में अपने आप में पैथोलॉजी हो जाए, वो कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाए या आपके लीवर का इंजरी हो जाए, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस वजह से जो डेवलप होगा वो हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लीवर इज इन्वॉल्व, हेपेटिक लीवर इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि सिंस लीवर इज इन्वॉल्व, तो जो जॉन्डिस होगा तो टोटल, तो हमेशा हर जॉन्डिस में टोटल बिलिरुबिन बढ़ता है, ये तो कम हो ही नहीं सकता, जॉन्डिस में टोटल बढ़ेगा। लेकिन जो हम लोग पैरामीटर एक्चुअली चेक करेंगे किस टाइप का जॉन्डिस है, वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड लिवर एंजाइम्स, ये बेसिकली मेन पैरामीटर है जिसके वजह से हम ये जानेंगे कि कौन किस तरह की जॉन्डिस है। अब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, तो चूंकि लीवर में इंजरी है, तो लीवर में इंजरी होने के वजह से जो लीवर है उसकी जो क्षमता है, उसकी जो डायरेक्ट बिलिरुबिन बनाने की जो क्षमता है, कंजुगेशन की क्षमता है, वो नेचुरली कम होगी, बिकॉज लीवर इज़ इन्फ्लेम्ड, लीवर में पैथोलॉजी है, लीवर का फंक्शनिंग डिफेक्ट आ रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जब ग्लूकोनिक एसिड लीवर से कंबाइन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट बिलिरुबिन नहीं बढ़ रहा है, तो नेचुरली इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ेगा और डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। लीवर की जो अंदर बाइलरी कैनाकुली है, उसमें एडेमेटस सिचुएशन, उसमें इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन से वो एक बना हुआ भी डायरेक्ट बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। जो बना नहीं पा रहा है वो तो है ही है, लेकिन जो बना हुआ है उसको एडेमेटस कंडीशन के वजह से वो उसको निकाल नहीं पाएगा कैनाकुली के थ्रू और एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, रिलेटिवली 20% या 15-20-25% बढ़ेगा। तो अगर हमने देखा कि टोटल बिलिरुबिन हमारा मान लिया 8 आया, ठीक है, और इनडायरेक्ट हमारा आ रहा है 6.0, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन आएगा 2.0, ठीक है। और जब लेकिन मेन जो पैरामीटर है यहाँ पे
बिलिरुबिन नहीं होगा। यहाँ जो मेन रिफ्लेक्टरी पैरामीटर है वो होगा इंजाइम्स। इंजाइम्स में सिंस आई टोल्ड यू दैट AST एंड ALT इज द पैरामीटर ऑफ लिवर हेल्थ, सो AST और ALT काफ़ी बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज वेरी हाई, सो इट विल बी अबाउट 800 मे बी 2000 और मोर, बट इसका जो है नॉर्मल रेंज से 10 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है, 20 टाइम्स भी ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है, और इसी तरह ALT भी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। तो जैसे ही हमने ALT AST को बढ़ा हुआ देखा और बिलिरुबिन में चेंजेस देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में, और AST क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स बढ़ा हुआ है, और ALP भी बढ़ेगा। क्यों ALP बढ़ेगा? कि नेचुरली एडिमेटस कंडीशन है, लीवर की बाइलरी कैनिकुली ब्लॉक हो जाती है, सूजन आ गई लीवर में, इन्फ्लेम्ड हो गया, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन तो आ रहा है ना, चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ALP भी बढ़ा हुआ मिलेगा। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरह, लेकिन यहाँ पे भी बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड गामा GT बढ़ा हुआ बिकॉज ऑफ द एडिमेटस कंडीशन, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल इज ब्लॉक, दैट्स वाई। तो जैसे ही हमने लिवर एंजाइम्स देखे और AST ALT इज हाईली इंक्रीज, ALP GGT इज इंक्रीज, बिलिरुबिन इज इंक्रीज, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट के रेशियो में इनडायरेक्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हेपेटिक जॉन्डिस है। और इस हेपेटिक जॉन्डिस में फिर हम ये सोचेंगे कि हमारा या तो, अब डिपेंड करता है कौन सी जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस में कौन सी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस A B C D E कोई भी हो सकती है, तो इसमें हमने क्या करना है, फिर वायरल मार्कर कराना है, वायरल मार्कर कराना है। सो वायरल मार्कर हमको बताएगा कि कौन सी हेपेटाइटिस है और जो जॉन्डिस है उसका क्या रीज़न है। नाउ वी आर कमिंग टू द पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हेपेटिक इज exactly reflecting the name of the jaundice. Post hepatic, that means the liver is no more involved, the blood has passed through the liver, liver से blood निकल के बाहर आ रहा है, और जो भी कंडीशन है लीवर के बाद की है, मतलब लीवर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लीवर की पैथोलॉजी नहीं है, लीवर की पैथोलॉजी सिर्फ हेपेटिक जॉन्डिस में होगी। तो पोस्ट हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक हमेशा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को ही पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होगी। तो इसको दूसरी तरह से हम और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कह सकते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा, आप ये देखो, लीवर में नॉर्मल है, लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो लीवर की जो फंक्शनिंग है पैथोलॉजिकल नहीं होगी, लीवर की फंक्शनिंग नॉर्मल रहेगी। तो लीवर में क्या होगा कि ग्लूकोनिक एसिड भी नॉर्मल है, तो जो कंजुगेशन है बिलिरुबिन का वो नॉर्मल रहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि टोटल बिलिरुबिन हमेशा इंक्रीज करेगा, नेचुरली टोटल बिलिरुबिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है और डायरेक्ट बिलिरुबिन है, तो आप ये समझो कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो चुका है लीवर में, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, उसके जो बाइलरी डक्ट है या गॉल ब्लैडर के पास है, कहीं भी बाइलरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट बिलिरुबिन तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है काफ़ी तादाद में, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो हमेशा जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है उसका लेवल ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा होगा कि वो लीवर तो कंजुगेट करता जा रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, और रेट्रोस्पेक्टिवली वो एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में। तो इसलिए डायरेक्ट बिलिरुबिन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन विच इज़ ऑलरेडी बीन कंजुगेटेड बाय द लीवर इंक्रीजेस, और इनडायरेक्टली बिलिरुबिन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट है वो डायरेक्ट बिलिरुबिन करेगा। तो अगर 0.8 mg अगर आप देखो इसका पर DL के साथ अगर टोटल बिलिरुबिन का वैल्यू है, तो डायरेक्ट का तकरीबन आ जाएगा आपका 6 आएगा या फिर 5.5 आएगा, दोनों में से इस तरह की वैल्यू आएगी। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आएगा 2.0 या 2.5। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो रेशियो था इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट रेशियो ज़्यादा था, यहाँ पे जो रेशियो होगा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट घटेगा, मतलब डायरेक्ट बिलिरुबिन हमेशा ज़्यादा बढ़ेगा।
अब हम लोग आते हैं AST ALT पे। मैंने आपसे बताया कि लीवर में कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो इसका मतलब AST और ALT नॉर्मल होना चाहिए आइडियली, लेकिन AST ALT थोड़ा सा बढ़ेगा सिग्निफिकेंटली, सिंबॉलिक वे में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि जब हम लोग में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, बाइलरी कैनाकुली एडिमेटस तो नहीं है पर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो नेचुरली एक ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से आसपास की जो हेपेटोसाइट्स हैं वो थोड़ी तो डैमेज होंगी, एंड हेपेटोसाइट्स जैसे डैमेज होती हैं वैसे ही वो उसमें ALT रिलीज होता है, तो लाइक थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। जो नॉर्मल रेंज हमें पता है 0 to 40 तक है, तो इट कैन बी 100 और 120, एंड सेम इसकी भी नॉर्मल रेंज अप टू 40 है, तो इसकी भी 100, 90 या 100 ऐसे करके थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, 2 फोल्ड और 3 फोल्ड बढ़ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे ALP की एंड गामा GT की। तो मैंने आपसे बताया था कि ALP इज़ एक्चुअली सिक्रेटेड फ्रॉम बाइलरी कैनाकुली। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ALP का इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होता है, एंड सिंस इट्स अ साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज ऑफ ALP इज़ अ पैरामीटर विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द ऑब्स्ट्रक्शन। सो ALP हम लोग का काफ़ी बढ़ा हुआ आ सकता है, गामा GT भी काफ़ी बड़ा आ सकता है। तो इसकी वैल्यू ALP की जो हमारी 40 to 150 तक नॉर्मल होती है, इट कैन रीच अप टू 350, 500, और गामा GT की जो 20 तक नॉर्मल होती है, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इंक्रीज़ करेगा 800 भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो ALP विल बी एक्चुअली इंक्रीज मच हायर एंड द GGT। सो ये जब पैरामीटर मैं देखूंगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा कि मैंने देखा कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, इनडायरेक्ट कम बढ़ा हुआ रिलेटिवली, डायरेक्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स द फंक्शनिंग ऑफ द लिवर इज़ ग्लूकोनिक एसिड वाइज नॉर्मल है। AST ALT भी क्लोज टू नॉर्मल है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन ALP एंड गामा GT बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमें दिख रही है। यहाँ पे क्या है, AST ALT बढ़ी हुई है, तो ये आपको हेपैटिक है। प्री हेपैटिक में क्या है कि अगर आप कंपेयर करेंगे तीनों को, तो आप ये कह सकते हैं कि प्री हेपैटिक में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत बड़ा होगा। सो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज द पैरामीटर, रेस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर नॉर्मल। हेपैटिक जॉन्डिस में क्या होगा, एंजाइम्स आर एबनॉर्मल, बिलिरुबिन इज इंक्रीज, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट का रेशियो डिस्टर्ब है। पोस्ट हेपैटिक में क्या होगा, AST ALT तो नॉर्मल है, गामा GT एंड ALP का लेवल काफ़ी बड़ा होगा, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो रेशियो है वो डिक्रीज करेगा। सो रिपोर्ट्स देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सी जॉन्डिस प्री हेपैटिक है, हेपैटिक है एंड पोस्ट हेपैटिक है। अब एक और जॉन्डिस होती है जो हम लोग उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। वो न्यू बॉर्न्स में होती है, न्यू नेट्स में होती है, और वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है कि एक्चुअली जो बिलिरुबिन है उसका प्रोडक्शन इनडायरेक्ट का बहुत हाई होता है। वहाँ पे भी चूँकि बच्चा पैदा होता है उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी हाई होता है, और एडेप्टेशन पीरियड में जब इरिथ्रोलाइसिस हीमोलाइसिस होती है तो हीमोलाइसिस के दौरान हीम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत बढ़ जाता है। तो इस केस में हम लोग को जो मिलेगा रिज़ल्ट, वो एक तो सबसे पहले रिपोर्ट्स में आपको बच्चा 2, 3, 4 दिन का एज होगा। सो आप जैसे ही रिपोर्ट देखेंगे कि बच्चे की एज 1, 2, 3 दिन है, एक ही दिन है या 2 दिन है या 3 दिन है, तो आप समझ जाएंगे कि ये न्यूरोनल जॉन्डिस है, और उसमें आपको काफ़ी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज़ होगा और डायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल होगा, और टोटल बिलिरुबिन नेचुरली इंक्रीज़ करेगा। तो अगर 15 आया वैल्यू टोटल बिलिरुबिन का, तो इसमें 14.5 जो है इनडायरेक्ट आएगा एंड 0.5 जो डायरेक्ट आएगा, और ये एंजाइम्स तो नॉर्मल हो गए। तो न्यूनेटल जॉन्डिस में जैसे ही आप जॉन्डिस देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जॉन्डिस है, 15 है, तो आप घबराएंगे नहीं। आप क्या देखेंगे उसके बाद, आप देखेंगे एज ऑफ द पेशेंट विच विल बी विद इन अ वीक, और
उसके बाद आप देखेंगे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना बढ़ा हुआ है, तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट का जो रेशियो होगा बहुत ज़्यादा होगा। डायरेक्ट बिलिरुबिन थोड़ा सा होगा, 0.5 के आसपास होगा, रेस्ट ऑफ द बिलिरुबिन विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। एंड आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोग को जॉन्डिस और प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक की रिपोर्ट्स पढ़ना आ गया होगा। डायग्नोसिस ऑफ द LFT बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे यकीन है कि आप रिपोर्ट्स देख के आप डायग्नोसिस बना लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अटेंशन।